मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम केमिस्ट्री का 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय कथन को, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम गणितीय रूप से किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या है, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इसी को हम मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन करेंगे देखते हैं। किसी प्रक्रम यानी कि प्रोसेस में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन डेली होता है। निकाय द्वारा परिवेश से अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊष्मा क्यू तथा परिवेश द्वारा या निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू के योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या है इसका कि किसी भी सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी चेंज कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिला, तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, यानी कि इसकी एनर्जी क्या थी और फाइनली जो प्रोडक्ट मिला उसकी एनर्जी क्या होगी। तो इन दोनों के अंतर को हम डेली से दिखाते हैं। और डेली आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा के या उत्सर्जित ऊष्मा के, तथा परिवेश के द्वारा या तो निकाय पे कोई काम होगा या निकाय के द्वारा परिवेश पे कोई वर्क होगा। तो इन दोनों के योगफल के बराबर होती है। क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। तो डेली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट है, जो भी हम ऊष्मा जो सिस्टम है अवशोषित करेगा या इमिट करेगा, और डब्ल्यू क्या है, वर्क है। तो वर्क डन प्लस हीट इजकल टू क्या हो जाती है, डेल ई। अब इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, उपरोक्त समीकरण ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को डिफाइन करती है। ये मैथमेटिकली इक्वेशन हो गई किसकी, प्रथम नियम की। अब इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे से पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ दिया है, किसी प्रक्रम में यानी कि किसी भी सिस्टम में निकाय द्वारा 710 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। हमने यहाँ अभी पढ़ा था, या तो सिस्टम के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाएगी या फिर उत्सर्जित की जाएगी। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, निकाय द्वारा 710 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है तथा निकाय पर 205 जूल कार्य किया जाता है। निकाय पर हो रहा है, वर्क किस पे हो रहा है, हमारे सिस्टम पर। ठीक है, दो तरीके के वर्क होते हैं, या तो सिस्टम वर्क करेगा या फिर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, कितने जूल का, 205 जूल का कार्य किया जाता है। तो प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल ई में की गणना करो। तो हमें क्या दिया है, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा है तो इसीलिए प्लस की होगी वैल्यू, और अगर उत्सर्जित ऊष्मा होती है तो उसमें हमारी क्यू की वैल्यू माइनस आती है। तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू हमारे 710 जूल दिया है उसने, और निकाय पर किया गया कार्य डब्ल्यू क्या है, 205 जूल है। अब इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई हमें निकालना है। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही रख देते हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मूला रखा, डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हमारी अवशोषित ऊष्मा है और डब्ल्यू हमारा वर्क है। तो हमने यहाँ क्या है, दोनों को ऐड किया तो हमारा जो एनर्जी डिफरेंस आया वो क्या आया, 915 जूल, 915 जूल। तो यहाँ देखते हैं निकाय की आंतरिक ऊर्जा में, अच्छा ये वैल्यू अगर प्लस की है तो आंतरिक ऊर्जा यानी कि जो डेल ई है उसमें क्या है, 915 जूल की वृद्धि होती है। अगर यही वैल्यू माइनस में होती तो क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किसी प्रक्रम में किसी भी प्रोसेस में निकाय पर 650 जूल कार्य किया जाता है तथा निकाय 240 जूल ऊष्मा उत्सर्जित करता है। यहाँ पे क्या है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है कितना, 650 जूल कार्य हो रहा है, और निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो कितनी, 240 जूल। तथा प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या होगा। तो यही सेम चीज पूछी है उसने, निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, मैंने बताया था अभी अवशोषित ऊष्मा को प्लस में लिखते हैं जबकि उत्सर्जित ऊष्मा को हम माइनस में लिख रहे हैं। तो क्यू इजकल टू माइनस के 240 जूल होगा। निकाय पर किया गया कार्य डब्ल्यू हमारा 650 जूल दिया है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें ये निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ क्यू की वैल्यू रखेंगे जो माइनस में हमारी 240 है, डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे 650। इन दोनों को हम प्लस माइनस माइनस होता है, 650 में से 240 माइनस करेंगे तो 410 आ गया। तो 410 क्या है, डेली, ये भी प्लस की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी आंतरिक ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 410 जूल की वृद्धि।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, तो देखते हैं एंथैल्पी क्या होती है। तो एंथैल्पी को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि स्थिर दाब पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पूरे सिस्टम में हम प्रेशर पे चेंजेस ना करें, दबाव को परिवर्तित ना किया जाए। तो स्थिर दाब पर सिस्टम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को परिभाषित करने वाला ऊष्मागतिकी फलन एंथैल्पी यानी कि एच कहलाता है। यानी कि क्या है कि जैसे कोई सिस्टम है, वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है, अगर वो स्थिर दाब पे हुआ है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है, तो उस स्थिर दाब पर हुए ऊष्मा परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? एंथैल्पी कह सकते हैं। तो क्या है, जैसे अर्थात हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो ई से डिफाइन की जाती है और उसकी पीवी, यानी कि पी का मतलब प्रेशर और वी का मतलब आयतन, तो क्या है, पीवी ऊर्जा के योग को, यानी कि आंतरिक ऊर्जा और पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के योग को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी को हम हीट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हीट कांस्टेंट क्या रहा, जैसे कि हमारा यहाँ कोई रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बना। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हमने क्या है, प्रेशर को क्या किया? कांस्टेंट रखा, प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में जो उसकी एनर्जी है, उसके योगफल को और उसके दाब और आयतन के योगफल को हम क्या कहते हैं? उसकी एंथैल्पी कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? निकाय की एंथैल्पी उसकी अवस्था यानी कि स्टेट पर डिपेंड करती है। यानी कि स्टेट पे किस तरीके से डिपेंड करती है कि वॉल्यूम क्या है उसका, प्रेशर क्या है, एनर्जी चेंज किया हुआ है, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है या फिर किलो जूल पर मोल हो सकता है। तो अभी हमने बात की थी जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी से। तो एंथैल्पी भी तो चेंज होगी, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी अलग होगी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी अलग होगी। तो क्या होगा? डेल एच क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एंथैल्पी चेंज को दिखा रहा है। डेल एच क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या रही, उससे माइनस कर देंगे हम रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तो हमारा एंथैल्पी में चेंजेस आ जाएंगे। तो डेल एच क्या होता है? H2 माइनस H1। तो H की वैल्यू क्या है होती है? E प्लस PV। तो H2 की क्या होगी? E2, और P चेंजेस नहीं होगा, में चेंज नहीं होगा। P क्या है? हमारा दाब है, और दाब को हमने क्या रखा हुआ है? स्थिर रखा हुआ है। क्या रखा है हमने? दाब को स्थिर रखा है, तो दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ H2 के लिए क्या होगा? E यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। P प्रेशर चेंज नहीं होगा। V क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो H2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, और H1 की वैल्यू इसी तरीके से 1 रख के की हमने, और इन दोनों को क्या है? E और E, देखो यहाँ E2 प्लस है हमारा, E1 माइनस है, ठीक है, यहाँ रख दिया, इसे एक ब्रैकेट में रख दिया, और PV2 और माइनस PV1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो P यहाँ कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, और V2 माइनस V1, देखो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। अब क्या है? एंथैल्पी चेंज हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी चेंज है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल ई से डिफाइन कर सकते हैं, और ये क्या है? आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन को हम डेल वी लिख सकते हैं। पी हमारा ऐसे ही रहा, क्यों? क्योंकि प्रेशर में चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो डेल एच इजकल टू क्या हो जाएगा? डेल ई प्लस पी डेल वी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्थिर आयतन और स्थिर दाब। यानी कि यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम को भी हमने कांस्टेंट कर लिया है, और स्थिर दाब यानी कि प्रेशर को भी कांस्टेंट कर लिया है। पर अभिक्रिया की ऊष्मा में संबंध क्या होता है? हीट में क्या संबंध होता है? किस पर? स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। तो देख लेते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई किसके बराबर होता है? अवशोषित या एमिट हीट और प्लस वर्क के। तो डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। आंतरिक ऊर्जा W का क्या होता है? W इजकल टू माइनस के P प्लस डेल V होता है। यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं W इजकल टू माइनस के P डेल V, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे?
वैल्यू को पुट कर देंगे डब्ल्यू की इक्वेशन फर्स्ट में, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, ये माइनस के पी वी हमने रख दिया, और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, हीट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें हीट में बताना है रिलेशन, तो हीट की वैल्यू रखेंगे तो ये पी इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। अब उसने क्या है, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पे यानी कि वी डेल वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि V2 माइनस V1 जब चेंजेस ही नहीं हुए तो V में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो जीरो हो गया, तो डेल वी इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई, और वी क्या दिखा रहा है, क्यू वी स्थिर आयतन दिखा रहा है, वी का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इसी तरीके से स्थिर दाब पे भी हम कर लेंगे, क्यू पी से हम डिफाइन करेंगे इसको, तो डेल ई प्लस पी डेल वी, पी में क्या है, पी तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। अब हम ये भी जानते हैं, अभी हमने जस्ट देखा है, डेल एच एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस पी डेल वी के, ये इक्वेशन 4 मान ली हमने। अब क्या है, इक्वेशन 3 और 4 से हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्यू पी कॉन्स्टेंट दाब पे हमारी जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी, एंथैल्पी चेंज के, तो यहाँ हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी, एंथैल्पी चेंज के, यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये है, यहाँ पे क्यू पी इक्वल टू डेल एच रख सकते हैं हम, ये रहा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या रख देंगे, डेल क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा क्यू वी प्लस क्यू वी किसके बराबर है, डेल ई के बराबर है, देखो यहाँ पे देखो क्यू वी डेल ई के बराबर है, तो हम यहाँ रख सकते हैं, ई को हम क्या है क्यू वी रख दिया हमने, और डेल हमारा पी डेल वी ऐसे ही रहा, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से हमने ये किया है। उसके बाद ही हमारी इक्वेशन फिफ्थ हो गई। अब आदर्श गैस समीकरण के लिए क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो जहाँ पे हम क्या बताएंगे, पी और वी तथा टी क्रमशः है, पी क्या है, दाब है, वी क्या है, आयतन, और टी क्या है, हमारा परम ताप है, ठीक है, किसमें, आदर्श गैस समीकरण में, तथा एन क्या है, गैस के मोलों की संख्या है। तो स्थिर दाब और आयतन पर ताप पर हम टेम्परेचर पे क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और प्रेशर को भी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू डेल वी, आयतन में परिवर्तन होगा, डेल एन यहाँ पे मोलों की संख्या में परिवर्तन होगा, लेकिन टी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और आर तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो डेल वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, और डेल एन का मतलब होता है N2 माइनस N1। हमने यहाँ क्या है, इस तरीके से यहाँ ये डिफाइन किया, और उसके बाद इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेल एच इजकल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, डेल वी, यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो, डेल एन इंटू आर टी, तो यहाँ हमने डेल एन इंटू आर टी रख दिया, किसकी, डेल पी वी की वैल्यू। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल एच हमें पता है और डेल ई भी हमें पता है, डेल एच को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं, और डेल ई को हम क्या लिखेंगे, क्यू वी, क्योंकि अभी हमने पीछे प्रूफ किया था कि ये दोनों इसके इक्वल होती है ना, और इस तरीके से हमने ये वैल्यू रखी, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन निकल के आ गई, किस पर आई, आदर्श गैस समीकरण के लिए, क्या है ये, ऊष्मा। तो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ये क्या है, ऊष्मा का समीकरण है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्थिर आयतन पर 1 मोल एथिलीन गैस का ऑक्सीजन गैस में पूर्ण दहन करने पर जल यानी कि लिक्विड है जो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, तथा 18 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया में 335.8 किलो केल्विन ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा की गणना करो। अभी हमने ऊष्मा को डिफाइन किया था यहाँ, इसी के लिए न्यूमेरिकल पूछा है। हम एथिलीन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, जो गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, और उसके बाद कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, 335.8 किलो कैलोरी जूल हमारी। तो यहाँ मैंने बताया था अगर उत्सर्जित होती है तो माइनस की वैल्यू रखी जाती है, तो ये माइनस के डेली हो गया, और यहाँ टेम्परेचर उसने 18 डिग्री सेल्सियस दिया है। उसके बाद हमें गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या, गैसीय अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के मोलों की संख्या क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ के 3 मोल लिए हैं, तो 4 मोल हो गए। गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है, 2 हैं दोनों का, तो हमने कॉमन ले लिया, 2 हो गया। अब डेल एन क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए, तो एन बी क्या है, ये हमारा 2 है, और एन बी हमारा क्या, एन ए क्या है 4, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस के 2 हो गए, किसकी वैल्यू, डेल एन की वैल्यू। और उसके बाद हमने यहाँ इक्वेशन में रख दिया क्यू पी
प्रेशर क्या है हमारा कांस्टेंट है, डेल एच के बराबर होता है, और क्यू वी किसके बराबर होता है, डेल ई के बराबर होता है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻³ किलो केल्विन होती है, किलो कैलोरी होती है। टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया है, जिसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 291 हो गया। और डेल ई यानी कि जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इसकी पूरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी। हमें क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे ऊष्मा निकालनी है, हीट की गणना करनी है। उसके बाद डेल वी की वैल्यू देखो, क्यू वी की वैल्यू, क्यू वी किसके बराबर होता है, डेल ई। ये हमारी हाँ N2 हमें अभी निकाला था, -2 निकला था। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो हमें पता है 2 × 10⁻³ होती है। T की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये हो गई। और अब इसको पूरे को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आया, क्यू पी = यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या हो गई, -337 किलो कैलोरी। ये इसका आंसर हो गया, किलो कैलोरी यानी कि इसकी जो है हीट निकल के आ गई। माइनस हुई तो हीट में कमी हुई, प्लस होती तो हीट इंक्रीज होती। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।